हाँ ओके, तो अगला लॉ है लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिव मास क्या होता है, अब थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन समझो एक्टिव मास की, ठीक है। हमने एक रिएक्टेंट लिया, ठीक है, और रिएक्टेंट के हमने ले लिए 10 मोल पर लीटर। रिएक्टेंट का जो हमने वज़न है या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना ले लिया, 10 m ले लिया, 10 मोल पर लीटर ले लिया। बट हमको रिएक्टेंट कितना रिक्वायर है फॉर वो पार्टिकुलर रिएक्शन, 5 मोल या 7 मोल, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट रिक्वायर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ सिंपली, तो ये इतना सारा चौक है, ठीक है। अगर मुझे आज बोर्ड पर लिखने के लिए सिर्फ इतने चौक की रिक्वायरमेंट हो तो यही क्या हो गया, मेरा एक्टिव मास। तो यूनिट वगैरह कुछ चेंज हुई नहीं, सिर्फ क्या हुई, क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई, या क्वांटिटी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मुझे हो सकता है इससे ज़्यादा चौक की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन में एक्टिव मास मतलब उतना मास जो उस रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट का हमको चाहिए, मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिव मास अगर हमको निकालना है तो क्या होता है, एक्टिव मास इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉल्यूम, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, किसी भी रिएक्शन की मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में हमको जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर होता है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर होता है, हो सकता है क्वेश्चन में, या हो सकता है हमने रिएक्शन कराया हमारे पास अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा भी हो, लेकिन हमको रिएक्शन में कम चाहिए तो वो हमारा एक्टिव मास उसका कम ही होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अमोनिया वाला रिएक्शन आप लोगों को याद दिलाऊं, तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी चाहिए, 3 गुना चाहिए, और नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1 गुना चाहिए। अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सेम अमाउंट में लूँगी तो क्या मेरे रिएक्शन में अमोनिया भी उतने ही अमाउंट में बनेगा, या सारा का सारा नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, तो नहीं, क्योंकि एक नाइट्रोजन से रिएक्ट होने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन के भी 3 मॉलिक्यूल ले रही हूँ और हाइड्रोजन के भी 3 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो नाइट्रोजन के तीनों मॉलिक्यूल्स नई रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे, कितने रिएक्ट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के बचे रहेंगे। तो एक्टिव मास मतलब किसी रिएक्शन में वो प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर होती है या रिएक्शन में लगती है, ठीक है। तो कुछ और अलग नहीं है, एक्टिव मास मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। तो एक्टिव मास को हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और नंबर्स ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिएक्टेंट। किसी के भी मोल्स निकालने हैं तो मास ऑफ उस सब्सटेंस की मास और उसको मॉलिक्यूलर मास में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उस सब्सटेंस के हमको क्या निकल जाते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये लॉ ऑफ एक्टिव मास का क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास ये कहता है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब 10 मोल पर लीटर था, अब उसको हमने क्या कर दिया, 20 मोल पर लीटर कर दिया। एक्टिव मास क्या किया, इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। बात क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास भी कह सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही लॉ ऑफ एक्टिव मास है, जिसको आप लोगों ने कौन सी हेडिंग डाली है, रेट लॉ। ठीक है, जिसको आप लोगों ने क्या हेडिंग डाली है, रेट लॉ। तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब समझो कि कार्बन को हमको जलाना है। ठीक है, अगर हम 10 ग्राम कार्बन जलाएंगे तो हमको उसी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। हम 20 ग्राम कार्बन जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर हम 30 ग्राम जलाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे रिएक्शन की स्पीड भी जो होती है वो इंक्रीज करती है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम एक रिएक्शन लिखते हैं, A प्लस B, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका रेट लॉ या लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B। ठीक है, और A और B की एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, A और B की एक पावर होती है हाइपोथेटिकल पावर। इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया, और यहाँ पर ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है ना, ये नंबर्स ऑफ मोल्स है। जैसे हाइड्रोजन 3 था ना तो B मतलब 3, नाइट्रोजन 1 था ना तो A मतलब 1। ठीक है, A B जो है स्मॉल a और b नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन में देखो, जैसे N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट होगा 2NH3 में, तो B इक्वल्स टू क्या होता है 3। ठीक है, A इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। तो स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना उस पार्टिकुलर रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ एक्टिव लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है कि लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और उसकी पावर क्या, x और y। ठीक है, उसकी पावर x और y। अब ये x और y क्या है, ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर कहीं पर भी x y नहीं लिखा है और डायरेक्टली पावर में लगा दिया, तो x और y है क्या। ठीक है, तो आप लोगों को, क्योंकि अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स वाले रिएक्शन किए नहीं है, लेकिन कभी कभी ना कोई ऐसा रिएक्शन भी होता है ना कि आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते जाते हो और रिएक्शन की स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, कभी कभी कोई ऐसे रिएक्शन भी होते हैं कि आप रिएक्टेंट का अमाउंट 1 गुना बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड 4 गुना या 8 गुना बढ़ जा रही है। कोई रिएक्शन में आप रिएक्टेंट का अमाउंट 1 गुना बढ़ा रहे हो, 2 गुना बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड 16 गुना, 32 गुना या फिर 64 गुना, मतलब किसी भी टाइप में रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से सेम स्पीड इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए उसकी स्पीड का एक क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, फर्स्ट है, ठीक है, किसी रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है, फर्स्ट है, तो अगर हम रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 1 गुना बढ़ेगी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का ऑर्डर 2 है, ठीक है, और हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का ऑर्डर 3 है तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 9 गुना बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी स्पीड। तो जो x और y है एक्चुअली में क्या है, A के रेफरेंस में उस रिएक्शन का ऑर्डर कि A को कितना बढ़ाएंगे तो कितना गुना रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। y क्या है, B के रिएक्शन B के कंपैरिजन में रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, कि अगर हम B को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो x और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स है। A का ऑर्डर है और ये B का ऑर्डर है, और पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्शन का ऑर्डर होगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से,
x प्लस वाई, इन दोनों को सम कर देंगे तो रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसे किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंट से हर एक रिएक्शन के लिए निकाला गया। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक दो ट्रिक है, मैं बता दूंगी जब हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली हम किसी भी रिएक्शन को देख के, जैसे इस रिएक्शन को देख के हम इसका ऑर्डर बता नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमको नहीं आइडिया कि नाइट्रोजन का कितना अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड कितना गुना बढ़ेगी, या हाइड्रोजन का कितना अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड कितना गुना बढ़ेगी। वो किस पर डिपेंड करेगी? एक्स और वाई, और इसकी वैल्यू किससे निकलती है? एक्सपेरिमेंट से निकलती है। ठीक है, तो ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। जैसे आप लोगों को याद आ रहा हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ए और बी को ही पावर लगा रहे थे, तो हमको वो वैल्यू कंफर्म थी, लेकिन यहाँ पर वो ए बी पावर नहीं है, यहाँ पर नई वैल्यू एक्स और वाई पावर है, जो कि एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ लॉ ऑफ एक्टिव मास और रेट लॉ में। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्टिव मास है। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? लॉ ऑफ एक्टिव मास हो गया। ठीक है, जबकि रेट लॉ क्या है? तो अभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। यहाँ पर इसको लिखेंगे के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, और के क्या है? रेट कांस्टेंट। लॉ ऑफ एक्टिव मास क्लियर? तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो होती है उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना हम एक्टिव मास बढ़ाएंगे उतनी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जबकि रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट लॉ क्या है? एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ है एक्सप्रेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रेट लॉ, अगर वर्डिंग में लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो रेट लॉ को आप क्या लिख सकते हो? रेट लॉ को लिख सकते हो, एक्टिव मास नहीं, रेट लॉ। हाँ, तो रेट लॉ क्या है? द एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्यों? क्योंकि एक्स वाई आया है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ rate of the reaction and concentration of the reactant। डिफरेंस क्लियर हो गया? इस फाइनल वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? रेट लॉ बोलेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट आया है इसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास की जगह पर आप कॉन्सेंट्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, मोल पर लीटर यूज़ करते हो, मोलैरिटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वो सोल्यूशन बन ही जाता है। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो वो एक सोल्यूशन टाइप का ही बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में किसी को भी कोई पॉइंट कन्फ्यूज़न? दोनों को आराम से सेपरेट कर ले रहे हो ना, लॉ ऑफ एक्टिव मास और रेट लॉ। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये लॉ ऑफ एक्टिव मास है, और विदाउट लॉ ऑफ एक्टिव मास के हम रेट एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते। तो रेट लॉ क्या है? द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन
ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन रेट लॉ की, और एक्टिव मास की डेफिनेशन भी लिख लो। लॉ ऑफ एक्टिव मास, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली proportional to active mass of reactant। इन दोनों में किसी को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम किसी को? दोबारा मैं बताऊं, नोट कर लो, फिर एक बार मैं और दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक बार नोट कर लो दोनों, फिर मैं बताती हूँ दोबारा। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है बहुत क्या? ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको दो अलग अलग लॉज लिखे हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे का ही है। ठीक है, एक लॉ के बिना आप दूसरा लॉ नहीं पढ़ सकते, और आपकी बुक में सिर्फ एक ही मिलेगा, रेट लॉ, क्योंकि विदाउट लॉ ऑफ एक्टिव मास आपको रेट लॉ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप अपनी बुक खोलोगे टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, और उसमें ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि वो ऑप्शन एकदम एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता है। क्या ऑप्शन में और होता है? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास एग्जैक्टली करेक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन देखते ही सबसे पहला टिक कॉन्सेंट्रेशन पर आता है, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने एक्टिव मास की बात कर ली। तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास होता है किसी भी रिएक्टेंट का वो अमाउंट, ठीक है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, चाहे वो मास में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन में ही होता है। ऐसा रीज़न क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हमारे रिएक्टेंट क्या होते हैं? एक से ज़्यादा होते हैं, और किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स कर लो तो सोल्यूशन तो बन ही जाएगा ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक्टिव मास क्या होता है? किसी भी रिएक्टेंट का वो अमाउंट, ठीक है, जो रिएक्शन में रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं उस रिएक्टेंट का एक्टिव मास। ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, हमने 10 मोल पर लीटर लिया, हो सकता है 5 की रिक्वायरमेंट हो सकता है 7 की रिक्वायरमेंट हो सकता है 10 की रिक्वायरमेंट हो, तो हमारा एक्टिव मास 5, 7, 10 तीनों हो सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट का एक्टिव मास इंक्रीज करते हैं तो उस रिएक्शन की स्पीड
या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं, बस इतना ही, ठीक है। और इसमें ये जो वैल्यू होती है x और y, ये कैसी वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसीलिए हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। जो x है वो आपको बताता है कि रिएक्टेंट A जो है अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पीड कितनी गुना बढ़ेगी, या रिएक्टेंट A कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट B कितना डिपेंड कर रहा है वो y बताता है, और पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है वो x प्लस y बताता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या, ठीक है, रिएक्टेंट के रेफरेंस में रिएक्शन की स्पीड कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -3.4 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि हम एक रिएक्टेंट बढ़ाएं और रिएक्शन की स्पीड कम हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो हम इसकी करेक्ट वैल्यू किसी भी इक्वेशन या रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 तक हो सकता है कि हम रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ाते जाएं, दो रिएक्टेंट है दोनों को बढ़ाते जाएं, और ऐसे रिएक्शन आप देखोगे अभी बहुत सारे, लेकिन रिएक्शन की स्पीड ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, तो रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो हम डिफरेंट फॉर्म में प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। इस पूरे से हमको दो चीज़ें मिली हैं जिसको हमको पढ़ना है। पहली चीज़ है रेट कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरी चीज़ है हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हमको रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोनों चीज़ों को फिर से अलग से पढ़ना है, और रेट कांस्टेंट में रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये 3 टॉपिक्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल दो रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ओके। पहले हेडिंग है रेट कांस्टेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से, ठीक है। कैपिटल के भी, कहीं स्मॉल के भी मिलता है, बट हम कैपिटल के लिखेंगे। रेट कांस्टेंट कैपिटल के, ठीक है। अब एक रिएक्शन लिखते हैं वही वाला, ए बी और प्रोडक्ट, ठीक है। अब जनरल लॉ लगाते हैं। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये कहाँ पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जनरल सा रिप्रेजेंटेशन, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, और एक्स वाई क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बाद में दोबारा भी कर दूँगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ठीक है। ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आगे देखो, यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। डेफिनेशन बताने के लिए जब हम किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाते हैं, ओके, कांस्टेंट से याद आया, कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो हमेशा फिक्स होता है, जैसे कि एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻37 हमेशा होती है, ठीक है। या फिर कुछ और बता देते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो फिक्स होता है, ठीक है।
तो वो कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो हर एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक ही रहता है, सेम ही रहता है। जैसे रूम टेम्परेचर, आप उसको भी यूनिवर्सल कांस्टेंट कह सकते हैं। हालांकि रूम टेम्परेचर हम 25 से 35 डिग्री मानते हैं, बट फिर भी एक फिक्स टेम्परेचर ही तो है। ऐसा नहीं कि हम उड़ीसा में चले जा रहे हैं तो रूम टेम्परेचर बदल जा रहा है, और हम महाराष्ट्र में है तो रूम टेम्परेचर बदल जा रहा है, नहीं ना। रूम टेम्परेचर भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब सर्वत्र होता है ना, तो वो चीज़ जो हर जगह फिक्स हो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी टाइप के कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ एक रिएक्शन या एक एक्सप्रेशन के लिए फिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये ऐसा ही एक वैल्यू है या ऐसा ही कांस्टेंट है जो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब हमको रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है, ठीक है। अगर मैं एक ही कॉन्सेंट्रेशन 1 कर दूँ, रिएक्टेंट एक ही कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दूँ 1 मोल पर लीटर, ठीक है। रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन भी कितना कर दूँ 1 मोल पर लीटर। रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी 1 मोल कर दी। वैल्यू पुट करो, ठीक है। ए की भी वैल्यू 1 और बी की भी वैल्यू 1, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, यहाँ दिख रहा है, ऊपर लिखो, दिख रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के 1 की पावर x और 1 की पावर y। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आप बताओ x बराबर 0 होगा तो कितना होगा 1, x बराबर 1 होगा तो कितना होगा, x बराबर 100 होगा तो कितना होगा 1। तो x और y की वैल्यू कितनी भी आए, ये वैल्यू एट द एंड क्या हो जाएगी 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। तो क्या बचा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k, ठीक है। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। स्पेसिफिक वर्ड हम कब लगाते हैं, जब हम कंडीशन स्टैंडर्ड करते हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को हम ये भी बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट, डेफिनेशन लिख लो, रेट कांस्टेंट is defined as rate constant is defined as rate of the reaction when concentration of the reactants are 1 मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट is defined as rate of reaction when concentration of reactant 1 मोल पर लीटर, और इसको हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। एक और नाम है वो भी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ये 3 नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1, तो उस समय रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ द रिएक्शन। यही इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ तक लिख लो जल्दी से, ये वाला पोर्शन बना के यहाँ तक।
हो गया इतना? हाँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सीखा? हो गया है को मराठी में क्या बोलते हैं? ओके, हो गया? हाँ, ठीक। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन, इस पूरे पोर्शन को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि रिएक्टेंट की पावर n लिख सकती हूँ? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? A भी हमारा रिएक्टेंट और x प्लस वाई इक्वल्स टू n, बेस सेम तो पावर ऑफकोर्स ऐड हो जाती है। और इसको मैंने बस इतना लिख लिया। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर K बराबर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन R की पावर n। ठीक है, R क्या है? रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताई मैंने आप लोगों को, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट टाइम इनवर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय टाइम इनवर्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? मोल पर लीटर टाइम आता, टाइम को भी हमने इन्वर्स कर दिया। ठीक है, मोल पर लीटर या मोलैरिटी पर टाइम तो होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर पावर n, बेस सेम है। इसकी पावर कितनी है? 1 और इसकी पावर कितनी है? n। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -n। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर 1 - n। कोई प्रॉब्लम? टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स सी। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, तो यूनिट भी डिपेंड करेगा। अब अगर हमारी यूनिट 4 है तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं ना? अभी हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में? हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अब एक बात और बताऊं, अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो उसका हम क्या लेते हैं? प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या? एटीएम। ठीक है, तो मोल पर लीटर की जगह पर हम क्या रखेंगे? एटीएम। एटीएम की पावर कितनी? 1 - n। टाइम तो तब भी हम टाइम में ही लेंगे, तो टाइम -1 अगर हमारे गैसियस रिएक्टेंट है। सॉलिड लिक्विड है तो यही वाले। ठीक है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। दिखा? दिख रहा है तुमको? थोड़ा सा इधर बैठ जाओ, इधर आओ। उधर बैठ जाओ, इसके आगे बैठ जाओ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मोल पर इनवर्स मोल पर लीटर 1 - n, और अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो एटीएम 1 - n। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से क्योंकि छोटा सा है। देन फिर यूनिट्स निकालते हैं।
अगली हेडिंग है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सेम एक्सप्रेशन देख लेना। मैं एक्सप्रेशन एक बार, क्या हो गया, मैं एक्सप्रेशन एक बार फिर से नहीं लिखने जा रही हूँ, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन वही डायरेक्टली रेट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द सम ऑफ powers of concentration, the sum of powers of concentration of the reactant, the sum of powers of concentration of the reactant in rate law expression, the sum of powers of concentration of reactant in rate law expression is known as या called as order of reaction, order of reaction, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स क्या है, तो एक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेफरेंस ऑफ, रेफरेंस ऑफ किसके, ए के, इन रेफरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। और वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेफरेंस ऑफ बी, वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेफरेंस ऑफ बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेफरेंस ऑफ बी, ओके। कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसमें ऑर्डर में, ठीक है, ओके। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर एक है तो मतलब इसके एक गुना डिपेंड कर रहा है, 2 है तो 2 गुना, 3 है तो 3 गुना, ठीक है। ये थोड़ी सी 2 पॉइंट की बात लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। पहली बात ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब हम किसी कॉन्सेप्ट या थ्योरी से किसी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। तो स्टार बना के पहला पॉइंट ये लिख लो, स्टार बना के पहला पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is an experimental value, order of reaction is experimental value, ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। दूसरी बात लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी करेक्ट वर्ड है कि कैन बी, मे बी ना, मतलब 0 भी हो सकती है, तो मे बी करेक्ट वर्ड होगा ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, और लगो, और फ्रैक्शनल, मतलब किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद पहला क्वेश्चन ऑफ रेट कांस्टेंट। determine the units of k if a n equals to 0, b n equals to 1, c n equals to 4/3, d n equals to -3/7। n equals to 0, n equals to 1, n equals to 4/3 और n equals to -3/7। आपको क्या करना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट डिटरमाइन करनी है इन 4 कंडीशन में। अब कोई भी एक मैं बताऊंगी, बताओ कौन सा बताऊं, सी वाला कि डी वाला? सी वाला, डी वाला, ओके ठीक है। ये वाला तो हो ही गया होगा ना। ये कोई ऐसा है जो ये अभी लिख रहा है, हो गया ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ओके, हमने ऐसा मान लिया है कि हमारा रिएक्टेंट जो है या तो लिक्विड में है या तो सॉलिड में, तो ये वाला लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट K बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम की पावर -1। ठीक है, ठीक है। n इक्वल्स टू कितना मानना है, n इक्वल्स टू -3/7। ठीक है, ध्यान से देखो बोर्ड पर। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर, n की वैल्यू 1 माइनस 3/7 और इसकी वैल्यू सेकेंड इनवर्स डायरेक्टली लिख दो, इसको सॉल्व ही नहीं करना है। अब यही n की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3/7, सॉरी ये माइनस था तो ये कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया 1, 7 1 जा 7। ठीक है, अब ये कितना हो गया 7 + 3 10, 10/7। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 10/7। यूनिट क्या हो गई, K बराबर मोल की पावर 10/7, ठीक है, अपॉन लीटर की पावर 10/7 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई सेकेंड की पावर -1। और क्या लिख सकते हैं इस यूनिट को, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल की पावर 10/7 मल्टीप्लाई बाय लीटर की पावर -10/7। फ्रैक्शन है, ऊपर जाएगा, साइन प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है ना, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10/7 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो गई। बाकी सबकी यूनिट आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। आज के लिए इतना बस है, कल हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से दोबारा पढ़ेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताओ, रेट लॉ में, लॉ ऑफ एक्टिव मास में, या फिर